जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है और इसके बाद हम आप लोगों को मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद आधुनिक भारत के बारे में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अभी मेरे द्वारा आप लोगों को महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, आज चैप्टर होगा महाजनपदों का उदय भाग 2। लेकिन दोस्तों, आज महाजनपदों का उदय भाग 2 पढ़ने से पहले कल हमने जो आपको चैप्टर पढ़ाया था महाजनपदों का उदय भाग, सबसे पहले आइए हम उसका रिवीजन करते हैं। फिर आज के चैप्टर महाजनपद का उदय भाग 2 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले कल के चैप्टर को रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल के चैप्टर में सबसे पहला प्रश्न आया था, किस काल में लोहे की खोज हो गई थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के शहर अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के शहर अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो गई थी। और फिर अगला प्रश्न बना था, 16 जनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था 16 जनपदों की जानकारी हम लोगों को बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यानी कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना था, पहली नगरीयकरण किसको कहते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था पहली नगरीयकरण सिंधु सभ्यता को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिंधु सभ्यता को पहली नगरीकरण कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना, महाजनपद काल कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया था, जिसे महाजनपद कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना, उस समय के समाज को क्रमवाइज सजाइए। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना उस समय के समाज को में सबसे पहले कबीला आता था, फिर गांव, फिर फिर जनपद, फिर महाजनपद आता था। यानी सबसे पहले कबीला, कुछ लोग होते थे, कबीले का निर्माण किए। यानी कुछ लोग मिलकर इकट्ठा रहते थे, उसे कबीला कहा जाता था। और बहुत सारे लोग मिल गए तो गांव बन गया, और कई गांव मिलकर के जन बना, और कई जन मिलकर के जनपद बन गया। और दोस्तों, फिर कई जनपद मिलकर के महाजनपद बन गया। फिर अगला प्रश्न आया था, किस राज्य में कितने जनपद होते थे? यानी कह सकते हैं किस राज्य में कितने जनपद थे? तो उत्तर देंगे उत्तर प्रदेश में 8, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, और पाकिस्तान में 1, और अफगानिस्तान में 1 महाजनपद थे। फिर अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई। कितने महाजनपदों की चर्चा की गई है? 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न बना था, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कितने जनपदों में बटा हुआ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना था, कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक था, और यह पाकिस्तान में था। कहाँ था? पाकिस्तान में। फिर अगला प्रश्न बना, गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। दोस्तों, ध्यान देंगे, कंबोज महाजनपद और गांधार महाजनपद दोनों पाकिस्तान में पाए जाते थे। और इसके अलावा जो 14 महाजनपद बच गए, तो 14 महाजनपद किस देश में? दोस्तों, अपने देश भारत में थे। यानी कंबोज और गांधार को छोड़ देंगे
तो कोई भी जनपद आएगा तो कहाँ पे आएगा, भारत में आएगा। तो फिर इसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कंबोज और गांधार के अलावा सारे जनपद भारत में थे। फिर अगला प्रश्न आया, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो आप इसका उत्तर देंगे कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कहाँ पर है, इंद्रप्रस्थ में है, और यह दिल्ली और हरियाणा के परिक्षेत्र में यानी इलाके में है। फिर अगला प्रश्न आया, पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों उत्तर देंगे पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र है, और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर कि एक स्थान है बरेली, उत्तर प्रदेश बरेली में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न आया, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर देंगे कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है, और दोस्तों यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न आया, मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों इसका उत्तर बना था मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में है, कुशीनगर में है, और ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ध्यान देंगे दोस्तों, यह वही कुशीनगर है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्राण त्यागा था, या कह सकते हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न आया, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे काशी महाजनपद की राजधानी बनारस है, और ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना था, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों इसका उत्तर बना था वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। कहाँ पर है, कौशाम्बी में है, और यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न आया था, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है दोस्तों, और मथुरा दोस्तों वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी भगवान कृष्ण की जन्मस्थली कहाँ पर थी, कहाँ पर है, तो दोस्तों मथुरा है। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है, और ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना था, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों इसका उत्तर था वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है। कहाँ पर, वैशाली, और दोस्तों ये बिहार राज्य में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों इसका उत्तर बना था अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, और ये भी बिहार में ही पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना था, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह है, और ये भी बिहार में पड़ता है। फिर कल के चैप्टर का लास्ट प्रश्न था, असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों असमक महाजनपद की राजधानी पोटली है, और यह गोदावरी नदी के क्षेत्र की तरफ पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कल हमने आपको जो चैप्टर महाजनपदों का उदय भाग 1 पढ़ाया था, इसमें बेसिकली जनपद के नाम और उनके राजधानी के बारे में बताया गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने कल के चैप्टर को रिव्यूइंग कर लिया। अब आइए दोस्तों आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जो महाजनपद का उदय भाग 2 होगा। तो आइए दोस्तों आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में पहला प्रश्न बन रहा है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों इसका उत्तर है मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। कहाँ पर है, विराटनगर में है, और यह जयपुर में पड़ता है, जो एक जयपुर में पड़ता है राजस्थान स्टेट में, राजस्थान स्टेट में यानी राज्य में जयपुर स्थान है, वहाँ पर मत्स्य महाजनपद पड़ता है, और मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है, विराटनगर में है, जो कि राजस्थान के जयपुर में पड़ता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न बना, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो इसका उत्तर देंगे अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती है, और यह उज्जैन में पड़ता है, और उज्जैन कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ पड़ रहा है, तो दोस्तों मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है, और यह राजस्थान के जयपुर जगह पर पड़ता है, और अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती है, और दोस्तों यह मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थान पे पड़ता है।
फिर अगला प्रश्न बना, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती है। कहाँ पर है? शक्तिमती। और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती है। और चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर जो राजस्थान में जयपुर में पड़ता है। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी यानी माहिष्मती है जो मध्य प्रदेश स्टेट में उज्जैन जगह है वहाँ पड़ता है। और चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती है जो मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मगध राज्य के उदय के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न यहाँ ये बन रहा है, कहाँ से पता चलता है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ का शासन था? कहाँ से पता चलता है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ का शासन था? तो दोस्तों महाभारत से पता चलता है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ का शासन था। ध्यान देंगे दोस्तों, मगध पर सबसे पहले किसका शासन था उसके बारे में यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैसे पता चलता है या कहाँ से पता चलता है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ का शासन था। तो दोस्तों महाभारत से पता चला कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। फिर इसमें अगला प्रश्न बन रहा है कि बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने किया था? बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने किया था? दोस्तों इसका उत्तर बना, बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ के द्वारा किया गया था। बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? क्योंकि अगर दोस्तों कोई वंश होगा तो उसके कोई न कोई प्रतापी राजा होगा। मान लीजिए किसी वंश में 5 राजा हैं तो उसमें से कोई न कोई एक प्रतापी राजा होता है। तो प्रश्न यही बन रहा है, बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ने कर दिया, लेकिन बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो दोस्तों बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा जरासंध थे। देखिएगा यहाँ पर जरासंध लिखा हुआ, जरासंध थे। फिर अगला प्रश्न बन रहा है कि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। कोई इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। और दोस्तों इतिहास ऐतिहासिक प्रमाण पर टिका हुआ, यानी कि जहाँ पर ऐतिहासिक प्रमाण है उसी को इतिहास में विशेष करके पढ़ा जाता है। अगर ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है तो उसको विशेष दर्जा नहीं दिया जाता दोस्तों। इसीलिए जब हम आगे पढ़ाएंगे तो इसमें प्रश्न आएगा कि कैसे पता चलता है कि मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया? तो देखिए यहाँ उत्तर बन रहा है, ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है, यानी पता चला कि मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश और सातवाहन वंश है। इसमें आपका बृहद्रथ वंश नहीं है, चूँकि ऐतिहासिक प्रमाण इसका नहीं मिला था, इसलिए इसमें इसका नाम नहीं आ रहा। केवल 7 नाम जो आ रहा है जिसमें बृहद्रथ वंश नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि कैसे पता चलता है कि मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया? तो दोस्तों उत्तर देंगे, ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि मगध पर 7 वंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, 5वां शुंग वंश, 6ठा कौरव वंश और 7वां सातवाहन वंश था। और ध्यान देंगे क्योंकि 7 वंश के बारे में हमको आगे चल के पढ़ना है, तो इस 7 वंश को किसी भी रूप में आप याद कर लेंगे। और दोस्तों एक चीज़ आपको बताऊं, अगर कोई ऐसा चीज़ इस तरह का जो प्रश्न है याद नहीं होता है तो इस चीज़ को 10 बार लिखेंगे तुरंत याद हो जाएगा, और इसको 10 बार लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है और कभी नहीं भूलेगा। ये सबसे बड़ा मैं अपना अनुभव बताऊं, कभी मैं पढ़ता था और कुछ चीज़ ऐसी होती जो याद नहीं होता था, उस प्रश्न उत्तर को 10 बार लिख देते थे। अब समझिएगा,
अगर मान लीजिए आपको 25 क्वेश्चन तैयार करना है और 25 क्वेश्चन को पर डे 10 बार लिख देते हैं तो वो कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगी वो बात और वो कभी नहीं भूलेगी। उसको रिवीजन करने की आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन रिवीजन करने की भी आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि उसको लिख करके याद करते हैं। तो इसको 10 बार लिख लेंगे आप लोग, पक्का याद हो जाएगा। आप लोग कमेंट में डालिएगा कि मैंने जो ये ट्रिक बताया छोटा सा, ये कैसा आपको लगा। तो दोस्तों, कैसे पता चलता है कि मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया? ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चला कि मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश, फिर कौरव वंश और सातवाहन वंश। इसको 10 बार लिख करके याद कर लेंगे। फिर आगे आ रहा कि हर्यक वंश। अब दोस्तों, हर्यक वंश पढ़ाने से पहले हर्यक वंश के राजाओं के बारे में, जैसे बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, उदयन है और नागदक्षस हैं, इनके बारे में कुछ कहानी के तौर पे मैं आपको बता दूं। फिर हर्यक वंश के बारे में बताएंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से हर्यक वंश समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कि इन लोगों ने क्या किया। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि हर्यक वंश के जो पहले राजा थे वो बिंबिसार थे। हर्यक वंश के राजा पहले कौन थे? बिंबिसार थे। और बिंबिसार ने क्या किया? सबसे पहले बिंबिसार ने क्या किया? इन्होंने अपने मगध को आगे बढ़ाने के लिए, इसको और विस्तृत करने के लिए क्या किए कि इन्होंने युद्ध की नीति अपनाई। किस चीज़ की नीति अपनाई? युद्ध की। मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे ये भारत का नक्शा है, ये भारत का, तो यहाँ पर दोस्तों था बिहार, यहाँ पर क्या था? बिहार। और यहाँ पर था मगध। ध्यान से समझिएगा, ये मगध था यहाँ पे। इसके ऊपर बज्जी था, यहाँ पर बज्जी था। और बज्जी में ही नीचे छोटा सा जगह था वैशाली। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर वैशाली था। यानी यहाँ पर मगध हो गया, यहाँ पर बज्जी हो गया और बज्जी के नीचे वैशाली हो गया। और यहाँ पर आगे अंग था पूर्व साइड में, यानी कि मगध के आगे यहाँ पर अंग था, बिहार में ही मगध हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपका बज्जी और बज्जी के नीचे वैशाली हो गया, बज्जी में ही वैशाली था और यहाँ पर अंग हो गया। अब बिंबिसार ने क्या किया कि वैशाली को अपने मगध में मिलाने के लिए आक्रमण कर दिए, ताकि मैं जीत करके और वैशाली को मगध में मिला लूँ। लेकिन जब ये बिंबिसार वैशाली पर आक्रमण कर देते हैं तो दोस्तों, वैशाली को तो जीत नहीं पाए, हार करके उनको वापस आना पड़ा। किसको? बिंबिसार को। अब देखिएगा, जब यहाँ पर हार जाते हैं फिर वो क्या करते हैं? बिंबिसार के द्वारा विवाह की नीति अपनाई जाती है। किसकी नीति अपनाई जाती है? विवाह की नीति। और बिंबिसार इसमें कुछ तक सफल भी होते हैं और मगध में विवाह के माध्यम से कई जनपदों को अपने मगध में मिला लेते हैं। यानी विवाह की नीति अपना करके कई जनपदों को अपने में मिला लेते हैं। और कौन कौन से वो जनपद थे आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरह से विवाह की नीति से क्या किए हैं? अपने मगध का विस्तार किए हैं। कौन? बिंबिसार। वैशाली पर आक्रमण किए, हार गए, तो युद्ध नीति छोड़ दिए, फिर विवाह नीति अपना करके अपने मगध को और बढ़ाए। उसके बाद विवाह के नीति के बाद क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में आते हैं। ये आते नहीं हैं, क्या करते हैं? मध्य प्रदेश में दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो अवंतिका महाजनपद था, यानी राज था, वहाँ के राजा थे चंद्रप्रदोत। तो दोस्तों, ये चंद्रप्रदोत जो अवंतिका के राजा थे वो बीमार पड़ गए और ये बात पता चल गई बिंबिसार को। तो बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार के वहाँ एक वैद्य हुआ करते थे जिनका नाम था जीवक। वैद्य जो होते थे उनका नाम था जीवक। तो बिंबिसार ने क्या किया? अपने वैद्य जीवक को कहाँ भेज दिए? मध्य प्रदेश। किसके पास? अवंतिका जो राज था, और अवंतिका के राज्य के जो हेड थे, मुखिया या राजा कह सकते हैं, चंद्रप्रदोत थे। उनके सेवा के लिए क्या करते हैं? जीवक को कौन भेज रहा है? बिंबिसार क्या करते हैं? भेजते हैं। और वैद्य जीवक आकर के अवंतिका के राजा को यानी चंद्रप्रदोत का इलाज करते हैं और चंद्रप्रदोत ठीक हो जाते हैं।
जीवक उनका इलाज करते हैं, वैद्य जीवक, और वो ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों जब चंद्रप्रदोत ठीक हो जाते हैं दोस्तों, वो खुश हो जाते हैं किस पे? बिंबिसार पर। बहुत प्रसन्न होते हैं उनके व्यक्तित्व से, उनके विचार से। और क्या करते हैं चंद्रप्रदोत? अपने अवंतिका राज्य को मगध में मिला देते हैं। यानी कहते हैं बिंबिसार से कि आप मेरे अवंतिका को संभालिए, मैं आपके साथ मिलकर के काम करूंगा। इस तरह से मध्य प्रदेश के अवंतिका राज्य को बिंबिसार ने अपने में मिला लिया। यानी सबसे पहले बिंबिसार क्या किए? पहले युद्ध की नीति अपनाए, वैशाली पर आक्रमण किए लेकिन हार गए। फिर क्या किए? वे विवाह की नीति अपना रहे हैं और विवाह की नीति में उनको सफलता मिली। उसके बाद क्या किए? अवंतिका को मिलाने के लिए अपने वैद्य जीवक को चंद्रप्रदोत के पास भेजते हैं और इलाज होता है और चंद्रप्रदोत ठीक हो जाते हैं और दोस्तों अवंतिका को मगध में मिला लेते हैं। इस प्रकार बिंबिसार के द्वारा मगध के साम्राज्य यानी मगध का विस्तार किया गया। लेकिन दोस्तों आगे बढ़िए, अब क्या होता है? एक समय ऐसा आता है कि बिंबिसार का पुत्र जो अजातशत्रु है बड़ा हो गया और क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया। क्या कर रहा है? अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर दे रहा और गद्दी पर बैठ गया। क्या करता है? गद्दी पर बैठ गया। अब उसके बाद वो शासन करने लगा। अब समझिए अब क्या हुआ? अजातशत्रु अपने मगध साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने मगध राज को बढ़ाने के लिए क्या करता है? वैशाली पर आक्रमण करने का प्लान बनाता है। और क्या करता है? अजातशत्रु का एक गुप्तचर था, उसका नाम था वर्षकार। अजातशत्रु का गुप्तचर का नाम था वर्षकार। और अजातशत्रु क्या किया? अपने गुप्तचर को कहा कि वर्षकार तुम जाओ वैशाली और कुछ दिन तक, कुछ महीने तक वैशाली में रहो और वहाँ की स्थिति का पता लगाओ कि वहाँ की स्थिति क्या है। फिर समय पा कर के हम लोग वैशाली पर आक्रमण कर देंगे और वैशाली को जीत लेंगे। तो दोस्तों अजातशत्रु का गुप्तचर वर्षकार कहाँ जाता है? वैशाली चला जाता है और वैशाली में कुछ महीना बिताता है आराम से, चुपके से, और पता करता है कि वहाँ की स्थिति क्या है और कैसे हम लोग जीत पाएंगे। तो दोस्तों पता करके वापस कहाँ आया? मगध, अजातशत्रु के पास। फिर अजातशत्रु ने पूछा, हाँ बताओ वर्षकार क्या स्थिति वहाँ की, हम लोग वैशाली को कैसे जीत सकते हैं? तो वर्षकार ने कहा कि अपने राजा से कहा कि वहाँ के लिए हम लोग जीत सकते हैं, वैशाली को जीत सकते हैं, लेकिन वहाँ के लिए हमको दो प्रकार का यंत्र चाहिए, एक रथ मूसल और एक महाशिला कंटक। दो प्रकार का हमारा हथियार होना चाहिए, रथ मूसल और महाशिला कंटक। अगर ये दो हथियार मिल जाते हैं तो हम लोग वैशाली को जीत जाएंगे। अजातशत्रु ने वर्षकार की बात को मान लिया और रथ मूसल और महाशिला कंटक हथियार बना करके तैयार किया। और उसके बाद अजातशत्रु अपने सेना को लेकर के वैशाली पर आक्रमण कर देता है और दोस्तों रथ मूसल और महाशिला कंटक के द्वारा आक्रमण किया जाता, हथियार का प्रयोग किया जाता है और अजातशत्रु के द्वारा वैशाली को जीत लिया जाता है। अब समझिए अवंतिका इनके हाथ में आ गया था मगध के, फिर वैशाली भी आ गया और इधर के जो और राज्य थे ये भी इनके हाथ में आ गए। यानी इनका साम्राज्य बढ़ करके और बड़ा हो गया। किसका? अजातशत्रु का। और इसके बाद क्या होता है? अजातशत्रु का बेटा उदयन आता है, शासक बनता है। यानी उदयन अब क्या करता है? जिस प्रकार से अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिए थे, ठीक उसी तरह से उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। क्या करता है? उदयन भी ठीक उसी तरह से अजातशत्रु की हत्या करके, यानी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। और दोस्तों जो वहाँ की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, उदयन ने वहाँ की राजधानी पाटलिपुत्र बना दिया, यानी कि पाटलिपुत्र का निर्माण कर दिया। और एक समय ऐसा आता है कि उदयन की भी हत्या कर दी जाती है, चाकू से मारकर, यानी चाकू से गोद करके उदयन की हत्या कर दी जाती है। और वहाँ पे फिर दूसरा वंश आता है जिसका नाम होता है नागदशक। नागदशक आते हैं और नागदशक के सेनापति थे शिशुनाग।
नागदशक के सेना थे शिशुनाग, और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दिया, और नागदशक की हत्या करके वहाँ पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। इस प्रकार जो हर्यक वंश है, ये हर्यक वंश, इसका समापन होता है, यानी हर्यक वंश समाप्त हो जाता है। और इसका जो सबसे लास्ट में जो शासक था नागदशक, इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दिया। और जब शिशुनाग वंश नागदशक की हत्या कर देता है तो वहाँ पर नाग वंश की स्थापना हो जाती है और हर्यक वंश वहाँ से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी। अब हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में, तो ये आसानी से हम लोग समझ लेंगे कि बिंबिसार आया, फिर अजातशत्रु आया, उदयन आया और नागदशक आया। चारों के बारे में मैं छोटा सा परिचय दे दिया। अब आइए दोस्तों हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं और इस कहानी को यानी इस चैप्टर को आसानी से समझते हैं। तो दोस्तों हर्यक वंश में सबसे पहले प्रश्न बन रहा है कि हर्यक वंश में कितने राजा हुए थे। तो दोस्तों हर्यक वंश में 4 राजा हुए। पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा नागदशक। इनका परिचय हमने आप लोगों को दे दिया है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, लेकिन याद कर लीजिएगा हर्यक वंश में 4 राजा हुए थे। पहले बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा नागदशक। ध्यान देंगे बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, अजातशत्रु का पुत्र उदयन था और उसके बाद चौथा शासक नागदशक था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो प्रश्न आएगा आगे चलकर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पितृहंता वंश किसे कहते हैं। तो दोस्तों इस वंश में बेटा अपने पिता का हत्या कर दे रहा है और गद्दी पर बैठ जा रहा है, यानी पुत्र अपने पिता का हत्या कर दे रहा है और गद्दी पर बैठ जा रहा है। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, यानी हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न आया, मगध पर शासन करने वाले पहला राजा कौन थे। तो दोस्तों उत्तर देंगे मगध पर शासन करने वाले पहला राजा बिंबिसार थे। कौन? बिंबिसार। ये देखिए ऊपर बिंबिसार हैं, पहले ही राजा थे जो कि मगध पर शासन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न बना कि हर्यक वंश में कितने राजा हुए। उत्तर देंगे हर्यक वंश में 4 राजा हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। फिर अगला प्रश्न बना मगध पर शासन करने वाले पहला राजा कौन हुए। उत्तर देंगे मगध पर शासन करने वाले पहला राजा बिंबिसार थे। अगला प्रश्न बना पितृहंता वंश किसे कहते हैं। तो दोस्तों उत्तर देंगे हर्यक वंश में पुत्रों ने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। यानी पुत्र पिता का हत्या करके गद्दी पर बैठ जा रहा है इस वंश में, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जा रहा है। फिर अगला प्रश्न आया हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। फिर अगला प्रश्न बना हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो दोस्तों हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। चारों शासक में सबसे लास्ट में जो शासक थे कौन थे। नागदशक। तो अंतिम शासक नागदशक थे। अगला प्रश्न बना बिंबिसार का कत्ल किसने किया। तो दोस्तों बिंबिसार का कत्ल उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था और अजातशत्रु को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं कुशिक, यानी अजातशत्रु को कुशिक भी कहा जाता है, यानी अजातशत्रु को कुशिक नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न बना बिंबिसार का कत्ल किसने किया। उत्तर देंगे बिंबिसार का कत्ल बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। अगला प्रश्न बना अजातशत्रु की हत्या किसने किया। तो दोस्तों अजातशत्रु की हत्या उसी का पुत्र उदयन ने कर दिया था। अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा किया जा रहा है, यानी बिंबिसार की हत्या बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु कर रहा है और अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु का पुत्र उदयन कर रहा है। फिर अगला प्रश्न बना बिंबिसार ने हर्यक वंश मगध की राजधानी कहाँ बनाई। तो बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह बनाई थी। कहाँ बनाई थी। राजगृह बनाए थे।
बिम्बिसार ने हर्यक वंश की राजधानी राजगृह बनाई थी। और दोस्तों अगला प्रश्न बना था, बिम्बिसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों बिम्बिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ध्यान देंगे, जब हर्यक वंश का शासन चल रहा था उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही थे। तो उस समय के टाइम पीरियड में दोस्तों जो राजा हुआ करते थे या तो जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे या बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। तो यहाँ पर बिम्बिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो प्रश्न बन रहा है, बिम्बिसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे बिम्बिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फिर अगला प्रश्न बना, राजवैद्य जीवक का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों राजवैद्य जीवक का संबंध हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार से है। मैंने कहानी के रूप में बताया था, वहाँ पर भी यही बात बताया था कि राजवैद्य जीवक का संबंध हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार से है। क्योंकि बिम्बिसार ने ही अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ भेजा था? अवंतिका भेजा था। किसके पास? प्रद्योत के पास, जो कि अवंतिका के राजा थे, उनका सेवा करने के लिए, यानी इनका इलाज करने के लिए। तो राजवैद्य जीवक का संबंध हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार से है। फिर अगला प्रश्न बना, राजवैद्य जीवक को किस किस सेवा में भेजा गया? तो दोस्तों राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध के बीमार पड़ने पर उनकी सेवा में भेजा गया और अवंती के राजा प्रद्योत के बीमार पड़ने पर उनकी सेवा में भेजा गया। अब देखिए, चूँकि बिम्बिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो दोस्तों जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़ गए थे तो कौन गया? वैद्य जीवक गए। किसके पास? महात्मा बुद्ध के पास। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। और अवंती के राजा के पास, जो अवंती के राजा प्रद्योत के पास कौन जा रहा है? जीवक जा रहा है। क्या करने के लिए? उनकी सेवा करने के लिए, चूँकि बीमार पड़ गए थे। तो राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध के बीमार पड़ने पर उनकी सेवा में भेजा गया और अवंती के राजा प्रद्योत के बीमार पड़ने पर सेवा में भेजा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होता है और कह सकते हैं महाजनपद भाग 2 का चैप्टर समाप्त होता है। लेकिन आइए एक बार रिविजन करते हैं, फिर चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आज के चैप्टर का सबसे पहले प्रश्न बना था, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो हमने आपको बताया कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है और यह जयपुर में पड़ता है। और जयपुर कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना था, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो हमने इसका उत्तर बताया था, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती है। और दोस्तों यह उज्जैन में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में आता है। फिर अगला प्रश्न बना था, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती है और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना था, कहाँ से पता चलता है कि मगध पर सबसे पहले बृहदत्त का शासन था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, महाभारत से पता चलता है कि मगध पर सबसे पहले बृहदत्त वंश का शासन था। फिर अगला प्रश्न बना था, बृहदत्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर था, बृहदत्त वंश की स्थापना बृहदत्त के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो दोस्तों हमने आपको बताया, बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा जरासंध थे। फिर अगला प्रश्न बना, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। किसका? बृहदत्त के बारे में और बृहदत्त वंश के बारे में। फिर अगला प्रश्न बना, कैसे पता चलता है कि मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहले हर्यक वंश आया, दूसरा शिशुनाग वंश आया, तीसरा नंद वंश आया, चौथा मौर्य वंश आया, पांचवा शुंग वंश आया, छठा कौरव वंश आया और दोस्तों सातवां सातवाहन वंश आया। उसके बाद अगला प्रश्न बना हर्यक वंश के बारे में या पितृहंता वंश के बारे में कि हर्यक वंश में कितने राजा हुए। हमने आपको बताया हर्यक वंश में 4 राजा हुए। सबसे पहले बिम्बिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा नागदशक। फिर अगला प्रश्न बना, मगध पर शासन करने वाले पहला राजा कौन थे?
तो दोस्तों इसका उत्तर बना था मगध पर शासन करने वाले पहले राजा बिंबिसार थे। फिर अगला प्रश्न बना था पितृहंता वंश किसे कहते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया था पितृहंता वंश हर एक वंश में पुत्रों ने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा, इसलिए हर एक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। या ऐसे सीधी भाषा हम कह सकते हैं पितृहंता वंश इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो राजा थे, राजा के लड़के अपने पिता को मार देते थे, यानी पुत्र पिता को मार करके गद्दी पर बैठ रहा है, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। फिर अगला प्रश्न बना हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो दोस्तों हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। कौन थे? नागदशक थे। फिर अगला प्रश्न बना था बिंबिसार का कत्ल किसने किया। तो दोस्तों बिंबिसार का कत्ल बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने ही किया था, और अजातशत्रु को एक नाम और कुशिक के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न बना अजातशत्रु यानी कुशिक की हत्या किसने किया। तो दोस्तों अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने कर दिया था। कौन किया था? उसी का पुत्र उदयन ने कर दिया, यानी अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन कर रहा है और बिंबिसार की हत्या उसी का पुत्र अजातशत्रु कर रहा है। फिर अगला प्रश्न बना बिंबिसार ने हर्यक वंश यानी मगध की राजधानी कहाँ बनाई। तो दोस्तों बिंबिसार ने हर्यक वंश की राजधानी राजगृह बनाई थी। फिर अगला प्रश्न बना बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और राजवैद्य जीवक का संबंध किस शासक से है। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था राजवैद्य जीवक का संबंध हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से है। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार से है। और अगला प्रश्न बना था राजवैद्य जीवक को किसकी सेवा में भेजा गया था। तो दोस्तों राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध के बीमार पड़ने पर उनकी सेवा में भेजा गया था, और अवंती के राजा प्रद्योत के बीमार पड़ने पर उनकी सेवा में भेजा गया था। यानी अवंती के राजा प्रद्योत बीमार पड़ गए तो उनकी सेवा में भेजा जा रहा किसको? राजवैद्य जीवक को। महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़ गए तो उनकी सेवा में भेजा जा रहा किसको? राजवैद्य जीवक को। इस प्रकार राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध के बीमार पड़ने पर और बीमार पड़ने पर उनकी सेवा में भेजा जा रहा है, और अवंती के राजा प्रद्योत के बीमार पड़ने पर उनकी सेवा में भेजा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का चैप्टर जो महाजनपदों का उदय भाग 2 है यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। बार बार कहता हूँ टेंशन मत लीजिए। फ्यूचर के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन आप लोग अपना 100% दीजिए। अगर आप लोग अपना 100% देते हैं तो किसी भी कंपटीशन में आपको क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और दोस्तों कहूँगा 100% में 80% आप पढ़िए, याद करिए और कुछ भी करिए दोस्तों, लेकिन पढ़िए, लिखिए, याद करिए, लेकिन 20% आप लोगों को रिवीजन के लिए बचा के रखना है। दोस्तों इस तरह आप रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, ताकि जो पढ़ चुके हैं वो कभी भूले नहीं। और दोस्तों इसी के साथ मैं आज के चैप्टर को समाप्त करता हूँ। आज का चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।